जय हिंद जय भारत। स्वागत है सभी व्यूअर्स का आपके अपने चैनल जनजागृति फैक्ट्स में। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं टूल किट के नवनियुक्त महामूर्ख प्रवक्ता ध्रुव राठी के बारे में। किस तरह से यह व्यक्ति मोदी साहब के कुशल नेतृत्व के ऊपर झूठे आरोप लगा रहा है। इसके द्वारा लगाए गए आरोपों के झूठ और सच का विश्लेषण हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आज करेंगे। भारत के सभी एजेंसियों के ऊपर भी तानाशाही के आरोप लगाए जा रहे हैं। इन सब के तथ्यों पर चर्चा करेंगे हम। सबसे पहले इस व्यक्ति के द्वारा यह आरोप लगाया जाता है कि पिछले एक महीने की तरह में तानाशाही की जा रही है, किस तरह से लोकतंत्र को नष्ट किया जा रहा है। इस क्रम में सबसे पहले यह व्यक्ति चर्चा करता है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की कि अरविंद केजरीवाल साहब को बिना मनी ट्रेल के और बिना कन्विक्शन के अरेस्ट किया गया है। इसके साथ ही यह भी आरोप लगाता है कि यह सिटिंग सीएम है। सिटिंग सीएम को गिरफ्तार करने का प्रकरण इसको साबित करने की कोशिश कर रहा है यह व्यक्ति। इसके साथ ही इस व्यक्ति द्वारा कांग्रेस के ऊपर जो 1700 करोड़ रुपए का फाइन लगाया गया है उसका आरोप भी लगाया जा रहा है। यहाँ पर सबसे पहले चर्चा करते हैं केजरीवाल के गिरफ्तार होने की। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को बिना मनी ट्रेल और बिना कन्विक्शन के अरेस्ट कर लिया गया। यह व्यक्ति केजरीवाल साहब को गिरफ्तारी को असंवैधानिक बताने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर यह तथ्य देखने वाला है कि क्या सिटिंग सीएम को या किसी व्यक्ति को हमारा संविधान भ्रष्टाचार करने की अनुमति देता है या नहीं। जिस तरह से कोर्ट ने प्रथम दृष्टया केस बनता है या बोला है और वहां पर 336 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल भी स्थापित हुई है, यह भी कोर्ट के द्वारा ही स्वीकार किया गया है। तो क्या यह सब सबूतों के अभाव में ही कोर्ट द्वारा स्वीकार कर लिया गया है? लगभग हम सभी जानते हैं कि भारत में कोर्ट पूरी तरह स्वायत्त है। इसके साथ ही स्वायत्त होने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट जो है वो कस्टोडियन भी है। यदि सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है तो सुप्रीम कोर्ट के पास में अधिकार है रूलिंग पास करने के और सरकार को रूल बनाने के लिए डायरेक्ट करने के भी अधिकार सुरक्षित है। वह कोर्ट क्या इतना अधिक असहाय हो सकता है भारत के अंदर? यह सब हम जनता ने विचार करना चाहिए। यह आरोप जो इस व्यक्ति द्वारा सीएम अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तार होने के बाद में लगाया जा रहा है कि सिटिंग सीएम को गिरफ्तार किया गया, तो क्या अभी कुछ ही समय पहले हेमंत सोरेन की जो गिरफ्तारी हुई थी वह भी तो सिटिंग सीएम ही थे। उन्होंने मॉरल ग्राउंड के ऊपर, हालांकि संविधान में इस बात का कोई भी जिक्र नहीं है कि सिटिंग सीएम यदि गिरफ्तार किया जाता है तो उसे इस्तीफा देना पड़ेगा, लेकिन मॉरल ग्राउंड के ऊपर पिछले भी जितने ऐसे पदों पर बैठे हुए लोग गिरफ्तार हुए वह भी, और अभी हाल ही में हेमंत सोरेन ने भी मॉरल ग्राउंड के आधार पर इस्तीफा दे दिया। तो यह अरविंद केजरीवाल साहब क्या कहीं तीसरी दुनिया से आए हुए व्यक्ति हैं जो या जेल से ही सरकार चलाएंगे ऐसा बोल रहे हैं? खैर, केजरीवाल साहब के ऊपर वस्तु स्थिति सरकार कोर्ट ने स्पष्ट कर दी है कि यह अधिकार क्षेत्र में सरकार के है, सरकार ही इसके ऊपर जो एक्शन लेना है वो लेगी। इसके साथ ही इस व्यक्ति ध्रुव राठी के द्वारा कोर्ट द्वारा बरी न किए जाने का कारण पीएमएलए के अंदर 2018 में भाजपा सरकार द्वारा किए गए संशोधन को बताया जा रहा है। जमानत क्यों नहीं मिल रही लोगों को? अब ये पूरा कानून इन्होंने ईडी में पलट दिया। अब इसमें हो गया यू आर गिल्टी टिल प्रूव्ड इनोसेंट। इस कानून में इन्होंने ये लिखा है कि आपके ऊपर आरोप लगेगा, आपके ऊपर एफआईआर होगी, झूठा सच्चा जो मर्जी आरोप लगा दें, आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और आपको बेल तब तक नहीं मिलेगी जब तक आपका मुकदमा पूरा नहीं हो जाता और आप इनोसेंट प्रूव नहीं हो जाते, जो कि सरासर गलत है। कोर्ट सबूत के आधार पर चलता है, न कि केवल पीएमएलए के आधार पर चलता है। कोर्ट के अंदर जो ईडी ने सबूत पेश किए हैं वो इतने स्ट्रांग है कि कोर्ट इन्हें जमानत नहीं दे रहा है और रिमांड की अवधि समाप्त होने के बाद में इनको सीधे 15 दिन के लिए तिहाड़ जेल में भेज दिया है। यह साबित करता है जो एविडेंस ईडी द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं वह बहुत ही स्ट्रांग रहे होंगे। अब इनको प्रॉब्लम यह हो रही, यह हो हल्ला इसलिए फैलाया जा रहा है कि इन भ्रष्ट लोगों की मौज वाले कानून जो है वो खत्म किए जा रहे हैं और इन लोगों के ऊपर नकेल कसी जा सके ऐसे कानून लाए जा रहे हैं। इन्हें संकट पैदा होता लग रहा है कि यह जो धंधा है भ्रष्टाचार का या तो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा अगर इसी तरह चलता रहा तो, या इस प्रकार के अनर्गल आरोप जो केवल सरकार ही नहीं इनके द्वारा कोर्ट के ऊपर और सभी मतलब इंडिया के पूरे सिस्टम के ऊपर, भारत के पूरे सिस्टम के ऊपर ही सवाल खड़ा किया जा रहा है इन लोगों के द्वारा। क्या यही लोग इस कलयुग के अंदर सत्यवादी हरिश्चंद्र हैं?
उसके बाद में इस व्यक्ति द्वारा आरोप लगाया जा रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर और शरद चंद्र रेड्डी को लेकर। इलेक्टोरल बॉन्ड्स इतिहास के सबसे बड़े घोटाले की खबरों को टीवी चैनलों से और अखबारों से गायब कर दिया गया। यहाँ पर सबसे पहले चर्चा करते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड की, कि जब इलेक्टोरल बॉन्ड बनाया गया भाजपा सरकार के कार्यकाल में, इटली साहब द्वारा यह बिल प्रोड्यूस किया गया और पास किया गया बाकायदा संसद से, तब इन लोगों ने इस बिल का भारी विरोध क्यों नहीं किया था? तब तो आराम से पास हो जाने दिया। और दूसरी बात करते हैं, क्या इससे पहले ये जो पार्टियां थी ये फंड को इकट्ठा करने के लिए व्यापारियों और जो बड़े धनाढ़ ग्रुप हैं उनका उपयोग नहीं करती थी क्या? हाँ, लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि जब हैंड टू हैंड और बाई कैश होता था इस चंदे का लेन देन, तो जितना मर्जी हुआ जेब में रख लिया, जितना मर्जी हुआ जिसको बांट दिया और जितना मर्जी हुई उतनी पार्टी फंड में जमा कर दिया। यह सब करके यह लोग टैक्स की चोरी करने का रास्ता अपने लिए साफ कर रखे थे, जो कि अभी न बंद होता हुआ प्रतीत हो रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड के ही मुद्दे में शरद चंद्र के ऊपर यह व्यक्ति 5 करोड़ का चंदा देने की आरोप लगा रहा है। साथ ही ऐसा भी आरोप लगा रहा है कि शरद चंद्र रेड्डी के द्वारा जो दिए गए पिछले बयान हैं 8-9, वह सभी केजरीवाल के फेवर में थे, लेकिन ईडी सिर्फ उसी बयान का उपयोग कर रही है जो कि केजरीवाल के खिलाफ था। तो यहाँ पर एक बात स्पष्ट है कि जब कोई भी डिपार्टमेंट इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसी व्यक्ति से जिससे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है उसके द्वारा बोले गए सभी झूठों को किनारे कर देगा और जो सत्य होगा उसको ही अपने आगे की प्रोसीडिंग में इंक्लूड करेगा, क्योंकि जो व्यक्ति आरोपित है, जिस व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है, या तो निश्चित है कि वह अपने अपराध को इतने आसानी से स्वीकार नहीं कर लेगा। शुरू में वह झूठ बोलने की कोशिश करेगा, टाल मटोल बनाने की कोशिश करेगा। तो यह तो प्रोसीडिंग का प्रोसीजर है। इस बारे में अभी जो कोर्ट ने केजरीवाल साहब को 15 दिन की जेल में भेजा, वह भी सबूत देखने के बाद ही भेजा होगा, अन्यथा कोर्ट ने उन्हें वहां से छोड़ देना था। कारण इनके पास इतने महंगे और इतनी लंबी वकीलों की फौज है जो याकूब मेनन जैसे आतंकवादी और तीस्ता सीतलवाड़ जैसे लेफ्टिस्ट लोगों के लिए रात में कोर्ट खुलवा सकते हैं, तुरंत राहत दिलवा सकते हैं। यह सब वकील इकट्ठा होकर के कोर्ट के द्वारा केजरीवाल साहब की जमानत क्यों नहीं करा सके, क्यों नहीं राहत दिलवा पा रहे हैं कोर्ट को? यह सब सवाल हम जनता ने भी विचार करना चाहिए। उसके बाद में यह व्यक्ति शरद चंद्र को केवल 5 करोड़ ही नहीं यहाँ पे, तो उसके बाद भी आरोप लगा रहा है कि शरद चंद्र ने 52 करोड़ के बांड खरीदे कुल, उनमें से 34 करोड़ के बांड भाजपा को गए, 15 करोड़ बीआरएस को गए और 2 करोड़ टीडीपी को गए। तो इसमें एक बात ध्यान देने वाली है कि बीआरएस तो एक अलग पार्टी है और एक स्टेट की पार्टी है, उसको एक 15 करोड़ मिल सकता है। तो एक नेशनल पार्टी को यदि इस व्यक्ति द्वारा 34 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? यह बात है मोरल ग्राउंड की। इसके साथ ही एक बात और करना चाहूंगा इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर, कि जब राष्ट्रीय स्तर की नीति निर्धारण करने वाली जो संस्था है, जिसके अंदर जो कार्यकर्ता होते हैं वह किस वर्ग से आते हैं, कितने धनाढ़ लोग इसमें कार्यकर्ता होते हैं, इस बात को भी हम सब पब्लिक ने विचार करना चाहिए। और इतने बड़े संगठन को चलाने के लिए जो आवश्यक संसाधन जुटाने में खर्च होगा उसका भी अनुमान लगाना चाहिए। और क्या यह पैसा किसी गरीब जनता के द्वारा इकट्ठा कराया जा रहा है सरकार के द्वारा? यह चंदा जो है वह आम जनता से न लेकर के, तो आम जनता तो स्वेच्छा से जो योगदान करना है वो करेगी। व्यापारियों का योगदान अगर ले रही है नीति निर्धारण संस्था कोई करने वाली जो है, सरकार चलाने वाली है, जिसके लिए आय के क्या साधन है, लीगल क्या साधन है? अगर इलेक्टोरल बॉन्ड को इलीगल बोला जा रहा है तो लीगल क्या साधन है, इस पर भी चर्चा करनी चाहिए इस ध्रुव राठी नाम के व्यक्ति ने। हाँ, इलेक्टोरल बॉन्ड से सब कुछ लीगलाइज हो गया, 1 नंबर में आएगा, बैंक के थ्रू आएगा, केवल पार्टी ही बुनाएगी, खाने के सारे रास्ते बंद हो गए। इसीलिए इलेक्टोरल बॉन्ड को मुद्दा बनाया जा रहा है। और दूसरा कारण यह है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर सरकार को, मोदी साहब को घेरा जा रहा है, साथ में ही कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को भी घेरने की कोशिश की जा रही है। यदि कहीं यह इलेक्टोरल बॉन्ड का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने हीला हवेली करके, मतलब रिसर्च करके दिया होता पूरी तरह से, या फिर सरकार के पक्ष में ही पूरी तरह दे दिया होता, तब यह लोग कितना हल्ला मचाते, जीना हराम कर देते सुप्रीम कोर्ट का भी। ये लोग, इन लोगों की जो कार्रवाई चल रही है उससे यह साफ साफ स्पष्ट है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में तो इनकी प्रॉब्लम स्पष्ट हो गई। अभी चर्चा करते हैं
इस व्यक्ति के द्वारा लगाए जा रहे और अगले आरोपों की। यह व्यक्ति जो केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर के आरोप लगा रहा है वह वैसे ही आरोप हैं जैसे अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के अंदर यूपी सरकार के द्वारा अन्य राजनीति करने वाले लोगों के द्वारा निशाना साधा जा रहा था सरकार के ऊपर, योगी आदित्यनाथ की सरकार के ऊपर। लेकिन जनता सब देख रही है कि डीएसपी साहब को किस तरह से प्रताड़ित किया गया था। सब लोग डर कर रहे हैं फियर फैक्टर फैलाने के लिए। किस तरह से भाजपा नेता राय साहब की हत्या की गई थी, 500 गोली मार करके इतनी निर्मम हत्या की गई थी, तब भी यही सब प्रोपोगंडा मचाया जा रहा था उत्तर प्रदेश के अंदर। उसी तरह का प्रोपोगंडा केजरीवाल के पक्ष में मचाया जा रहा है जैसा मुख्तार अंसारी के संबंध में मचाया जा रहा था। अब अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट के संबंध में कोर्ट ने इनको 15 दिन की जेल में भेजा है, तो सबूतों के आधार पर ही भेजा होगा, क्योंकि अभी तो ये जेल में भेजे गए हैं, न कि रिमांड में दिए गए हैं। रिमांड में तो चलो मान सकते हैं कि पीएमएलए के प्रावधान के तहत कोर्ट ने बोल दिया होगा, लेकिन जब कोर्ट ने इनको 15 दिन की तिहाड़ जेल में भेजे जाने का आदेश दिया है, मतलब साफ है केजरीवाल की गिरफ्तारी के मुद्दे को लेकर के या लोग कोर्ट, जज, विभाग, सरकार, मोदी साहब किसी को भी नहीं छोड़ रहे, सभी के ऊपर निशाना लगा रहे हैं। या इतने बड़े बौद्धिक लोग हैं। उसके बाद में चर्चा करते हैं जो भी हाल ही में रामलीला मैदान में लोकतंत्र बचाओ रैली हुई थी, उसके दौरान राहुल गांधी के बयान के द्वारा जो यह व्यक्ति आरोप लगा रहा है, तानाशाह एक मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहता है। नेताओं को धमकाया जाता है, पैसे देकर सरकारों को गिराया जाता है, नेताओं को जेल में डाला जाता है। ये पूरी की पूरी मैच फिक्सिंग करने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी का बयान है कि नेताओं को धमकाया जाता है, पैसे देकर सरकारों को गिराया जाता है, नेताओं को जेल में डाला जाता है। मैच फिक्सिंग का आरोप लगाया जा रहा है राहुल गांधी के द्वारा। ये कौन सा मैच चल रहा है भाई? ये मैच मुच नहीं चल रहा है। यह सब देश की दिशा निर्धारण करने वाली, नीति निर्धारण करने वाली पार्टियों का इलेक्शन हो रहा है। यहाँ कोई मैच मुच नहीं हो रहा है, फिक्सिंग हो गई है, हो गई, जो मन में आए वो बोले जा रहे हैं। पब्लिक को मूर्ख समझ रखा है इन लोगों ने। यह सब बोल करके सरकार को, मोदी साहब को और कोर्ट को निशाना बनाने के बजाय इन लोगों ने अपनी फौज लेकर के जाना चाहिए। जो इतने महंगे महंगे वकील हैं इनके, बहुत लंबी चौड़ी फौज है इनके पास में, जो रात भर में कोर्ट खुलवा सकते हैं, उन लोगों को लेकर के जाना चाहिए। केजरीवाल साहब के हाथों हाथ जमानत लेकर आना चाहिए। अगर दिन में नहीं हो पा रही सुनवाई तो रात में खुलवाना चाहिए। लेकिन चूंकि इनके पास सबूत है नहीं, कोर्ट करेगा काम सबूतों के आधार पर, तो ये लोग हल्ला ही मचा सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते उसमें, क्योंकि कोर्ट स्वायत्त है। कोर्ट इन्हें बुक कर रहा है, सबूत इनके पास है नहीं। वकीलों को इनके उलट पुलट बयानबाजी के दौरान धमका सीजे साहब के द्वारा झाड़ भी लगाई जा रही है। धमकाना तो नहीं बोल सकते हैं, झाड़ लगाई जा रही है। इसके बाद में यह व्यक्ति चर्चा करता है राहुल के ऊपर डिफेमेशन की। तो भाई सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट कर दिया कि तुम भ्रष्टाचार और किसी व्यक्ति की बदनामी नहीं कर सकते हो। कोर्ट के अंदर रिस्टोर कर दिया, वह अलग मुद्दा है, लेकिन आप भ्रष्टाचार को लीगलाइज नहीं कर सकते। उसके बाद में बात करते हैं इस व्यक्ति के द्वारा जो आईटी एक्शन के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि अकाउंट फ्रीज कर दिए गए कांग्रेस सरकार के। देश की सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस कह रही है कि उनके बैंक अकाउंट्स को फ्रीज किया जा चुका है, वो कैंपेन नहीं कर पा रहे। सालों पुराने केसेस को लेकर इलेक्शन से एकदम पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इन पर 1700 करोड़ का फाइन लगा दिया। रिपोर्ट किया जा रहा है कि कम्युनिस्ट पार्टी पर भी 11 करोड़ का फाइन लगा दिया। देश भर से खबरें आ रही हैं कि कैसे ऑपोजिशन के कैंडिडेट्स डिक्लेयर होते ही उन पर ईडी और आईटी के नोटिस आ जा रहे हैं। तो इस व्यक्ति का कहना है कि 31 साल पुराने केस के अंदर आईटी द्वारा यह एक्शन लिया गया। तो यहाँ पर एक समझने वाली बात यह है कि इस व्यक्ति के अनुसार 1993-94 का केस है, 31 साल हो चुके हैं। आईटी डिपार्टमेंट का कहना है कि जो चार्ज भरने की डेट थी, टैक्स भरने की डेट थी, उसके क्रॉस होने के बाद भी, मतलब 31 साल, हद होगी यार, कुछ तो लिमिट रखो कि क्या बोल रहे हो। 31 साल हो गए, अब भी आईटी डिपार्टमेंट जो है एक्शन न ले। ये क्या समझाना चाहते हैं जनता को? ये विपक्ष के नेता और ये ध्रुव राठी साहब पता नहीं क्या समझाना चाहते हैं जनता को। अब एक और भी बात ध्यान रखने वाली है कि क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जो एक्शन लिया गया वह प्रावधानों को तहत लिया गया, नियमों के तहत लिया गया या नहीं। भाई सीधी सी बात है, कोई भी डिपार्टमेंट कानून के हिसाब से ही काम करता है।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी बड़े बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं, उन्होंने भी कानून के तहत ही काम किया होगा, हम ऐसी पूरी उम्मीद करते हैं। यहाँ भारत में हर डिपार्टमेंट स्वायत्त है, और अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रूल से बाहर जा करके एक्शन ले रहा है तो क्यों नहीं इतने महंगे लंबे वकीलों की फौज लेकर के जा रहे कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाओ भाई, सुप्रीम कोर्ट से जो एक्शन है आईटी डिपार्टमेंट का उसको रिवर्ट कराने का आदेश क्यों नहीं ला रहे हो। पैसा बहुत तुम्हारे पास खर्च करो, वकील बहुत तुम्हारे पास खड़ा करो और कोर्ट को सबूत दिखाओ और वहां से ऑर्डर रिवर्ट के आदेश लेकर के आ जाओ। यह सब मात्र जनता को भड़काने के लिए किया जा रहा है कि बहुत सारे लोग यह सब सुन करके सत्य क्या है, फैक्ट क्या है, इसमें फर्क नहीं कर पाएंगे और इधर से उधर हो जाएंगे। यह कोशिश की जा रही है इन लोगों के द्वारा। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि यह लोग केवल आरोप ही लगा रहे हैं, फैक्ट लेकर के कोर्ट में तो जा नहीं रहे, जनता में भ्रम फैला रहे हैं। उसके बाद में चर्चा करते हैं ध्रुव राठी के, पता नहीं है कौन सा बौद्धिक व्यक्ति है, पता नहीं कौन सी संस्थाएं चला रहा है और किस तरह से चला रहा होगा, भगवान ही मालिक है। इस व्यक्ति के अगले आरोप की चर्चा करते हैं। यह व्यक्ति हवाला दे रहा है जर्मनी और अमेरिका के बयान के, ज्ञान का। पहले जर्मनी की तरफ से स्टेटमेंट आई, फिर अमेरिका ने स्टेटमेंट दी और अब तो यूनाइटेड नेशंस भी कहने लग रहा है। वो उम्मीद करते हैं कि इंडिया में लोग फ्री और फेयर तरीके से वोट कर पाएंगे, सबके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा। सरकार के इन कारनामों की वजह से दुनिया भर में भारत की रेपुटेशन नीचे गिर रही है। इस सिटिंग सीएम को गिरफ्तार किया गया। अरे भाई, तुम तो सिटिंग पीएम के ऊपर, सिटिंग सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हो और किसी को भी नहीं छोड़ रहे। भारत के अंदर लोकतंत्र, संविधान, कोर्ट, जज, विभाग, मंत्री, किसी को भी नहीं छोड़ रहे तुम लोग। दूध के धुले हुए हो। यहाँ पर तथ्य यह है कि कोई भी देश हमारे आंतरिक मामलों में दखल ना दे, क्योंकि भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है और साथ ही संप्रभु भी है। इस नाते किसी भी दूसरे देश को हमारे आंतरिक मामलों में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। और जब भारत कमजोर रहा होगा तब कमजोर रहा होगा। अभी मोदी साहब के नेतृत्व में भारत कोई कमजोर राष्ट्र है नहीं। तुरंत एक्शन लिया जा रहा है, चाहे यूएस हो चाहे जर्मनी हो। उनके एम्बेसडर को बुला करके तुरंत जो आपत्ति जाहिर की जा रही है कि आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं। यदि कोई दूसरा देश बाहर से बैठ करके हमारी संप्रभुता को चुनौती दे रहा है और हमारे राष्ट्र भारत को आंख दिखा रहा है, भारत की सरकार को आंख दिखा रहा है, उस व्यक्ति, इस वाकये का यह व्यक्ति इतना घोर समर्थन कर रहा है, इतना चीख चीख कर समर्थन कर रहा है, इस बात से हमें तो ध्रुव राठी के भारतीय होने पर ही शक हो रहा है। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि जो व्यक्ति जर्मनी और यूएस के बयानों का हवाला देकर के भारत सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है और भारत राष्ट्र की संप्रभुता को चुनौती देने की कोशिश कर रहा है और भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, वह व्यक्ति कितना राष्ट्रवादी होगा। अरे तुम बौद्धिक हो गए, अपने लिए हो गए। अगर हम अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मारे हैं तो यह बौद्धिकता किस काम की है। अब चर्चा करते हैं इस व्यक्ति के द्वारा इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति के ऊपर किस तरह का आरोप लगाया जा रहा है। 3 में से 2 इलेक्शन कमिश्नर्स को प्रधानमंत्री मोदी की मर्जी के अनुसार अपॉइंट किया गया। इसका कहना है कि नवनिर्वाचित कमिश्नर में से जिन 2 कमिश्नर की नियुक्ति की गई है उनमें पहले तो आईएएस ज्ञानेश कुमार मिश्रा, उनके ऊपर यह व्यक्ति आरोप लगा रहा है कि होम मिनिस्ट्री के अंदर काम करते थे, अमित शाह के नीचे काम करते थे। अरे भाई साहब, होम मिनिस्ट्री के अंदर आईएएस नहीं लगाए जाएंगे तो कौन लगाया जाएगा? 4th क्लास कर्मचारी लगाया जाएगा। अब वो लोग होम मिनिस्टर के अंडर में काम नहीं करेंगे तो किसके अंडर में काम करेंगे? केजरीवाल साहब के, स्टालिन के अंडर में काम करेंगे, राहुल गांधी के काम करेंगे, या फिर बैंक मैनेजर के अंडर में काम करेंगे जाकर के ये लोग। इनकी नियुक्ति यदि होम मिनिस्ट्री में हुई है तो यह गृह मंत्रालय में ही काम करेंगे और अमित शाह जी के अंडर में ही काम करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट में वही गृह मंत्री है। तो ये आरोप सरासर गलत है। फिर दूसरा आरोप लगाया जाता है दूसरे नवनियुक्त कमिश्नर के ऊपर, जिनका नाम सुखबीर सिंह संधू है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, NHI के चेयरपर्सन रहे, उत्तराखंड के सचिव रहे, ऐसा आरोप लगाया जाता है। तो भाई यार, क्या आरोप लगा रहे हो? कुछ सोचो। फैकल्टी चला रहे हो तुम, कुछ सोचो आरोप क्या लगा रहे हो। IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, एडमिनिस्ट्रेशन का सारा जिम्मा इन्हीं लोगों के ऊपर ही होता है। तो ऐसी पोस्टों के ऊपर यही लोग ही बिठाए जाएंगे। अब इस बात के थ्रू यह आरोप लगा रहा है गडकरी साहब के ऊपर
अरे फिर वही बात है घूम के ना, अगर ये एनएचआई के अंदर चेयरपर्सन है तो या गडकरी साहब के अंडर में काम नहीं करेगा तो क्या राहुल गांधी के अंडर में काम करेगा, प्रियंका जी के अंडर में काम करेगा, या फिर तुम्हारे अंडर में काम करेगा कि हमारे इतने सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब के ऊपर, लाखों लाख करोड़ों में हैं देखने वाले। इन सब बातों से क्या फर्क पड़ता है? गवर्नमेंट का काम तो प्रोसीजर से ही चलेगा ना। और रही बात इनकी नियुक्ति की, तो पूरे भारत के अंदर इलेक्शन होना है और इन 3 व्यक्तियों ने ही सारा अरेंजमेंट देखना है, तो वहां पर इतने ही अयोग्य व्यक्तियों को बिठाया जाएगा, किसी 4th क्लास कर्मचारी को नहीं बिठा दिया जाएगा, ना ही किसी इंस्पेक्टर को बैठा दिया जाएगा, ना ही किसी बैंक मैनेजर को बैठा दिया जाएगा। तो इसमें आरोप क्या है? अभी चर्चा करते हैं इसके अगले आरोप की, जो अभी हाल ही में रिटायरमेंट ले लिया है जज साहब, हाई कोर्ट के जज थे। उपाध्याय ने अपनी पोजीशन से रिजाइन कर दिया और कुछ ही दिनों बाद फॉर्मली भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया। इन्होंने खुद एडमिट किया कि रेजिग्नेशन से पहले ही इन्होंने बीजेपी को अप्रोच किया था और एक रीसेंट इंटरव्यू में इन्होंने बताया कि इन्हें बड़ी मुश्किल होती है गांधी और गोडसे के बीच चुनने में। ऐसे जजेस अगर पॉलिटिकल पार्टीज के कॉन्टैक्ट में रहेंगे तो क्या हमारी जुडिशरी को आजाद कहा भी जा सकता है? अभिजीत गंगोपाध्याय के ऊपर आरोप लगा रहा है, कहीं इन्होंने मीडिया में बोला होगा कि गांधी और गोडसे में चुनाव करने में मुझे परेशानी होती है। ये तो भाई लोकतंत्र है, जज है जो, वो भी मानव है, उसके ऊपर भी मानव के जो मूलभूत नियम हैं संविधान में वर्णित वह लागू होते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी इस व्यक्ति को है। कुछ अच्छाइयाँ लग रही होंगी गोडसे जी में कि इनकी वजह से देश के और टुकड़े होने से बच गए, तो क्या है, उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति ही तो की। कहीं गांधी गोडसे को गांधी की तरह, जिस तरह कांग्रेस ने राष्ट्रपिता बोलकर राष्ट्रपिता घोषित कर दिया बिना लिखित रूप के, उस तरह का प्रयास तो नहीं कर रहे गंगोपाध्याय साहब। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यह व्यक्ति कन्हैया कुमार के द्वारा बयान दिए जाने के ऊपर वीडियो नहीं बनाएगा। यह व्यक्ति एक और जज हैं जोसेफ साहब, जिनके समय समय पर बयान आते रहते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट को लोगो हटा देना चाहिए ऐसा बयान देता है और धर्म हमेशा सत्य नहीं होता है ऐसा बोलता है। उसके ऊपर इनका बयान नहीं आएगा। इसका बयान स्टालिन के ऊपर नहीं आएगा, जो हिंदू धर्म को कैंसर बताएगा, नासूर बताएगा, मलेरिया बताएगा, पता नहीं क्या क्या बताएगा, उसके ऊपर इनका कोई बयान नहीं आएगा, क्योंकि ये सब पैसे का खेल है। पता नहीं कहाँ से इस व्यक्ति की फंडिंग हो रही होगी। यह आरोप नहीं लगा रहा है, इसका सीधा सा कारण मैं यही समझता हूँ पर्सनली, मेरा विचार तो यही है कि यह व्यक्ति भी प्रायोजित ही होगा। जैसे पन्नू का वीडियो आया ना, इतने दिए आतंकवादी बुल्लर को छुड़ाने के लिए, उसी तरह इस व्यक्ति को भी कहीं ना कहीं से पैसा दिया जा रहा होगा भारी मात्रा में, या फिर यह परचेज्ड होगा। सारा विपक्षी दल एक जगह इकट्ठा हो गया है, सभी ने मिला करके इकट्ठा करके खरीद लिया होगा इस व्यक्ति को, चलो तेरे इतने फॉलोअर हैं तो लग जा काम में मेरे। या फिर यह व्यक्ति सोरोस फंडेड भी हो सकता है, जिसने $1 बिलियन देने का वादा किया था भारत में सत्ता परिवर्तन होने पर। और इस व्यक्ति ध्रुव राठी नाम के व्यक्ति की मानसिक दिवालियापन की हालत की क्या ही बात की जाए, जो इस व्यक्ति को इतना बौद्धिक और फैकल्टी चलाने के बाद में भी इस बौद्धिक व्यक्ति को भारत का चौमुखी विकास दिखाई नहीं दे रहा है, प्रोग्रेस भारत की दिखाई नहीं दे रही इस व्यक्ति को। मोदी साहब के प्रधानमंत्री बनने से पहले किस तरह से जो हमारे प्रधानमंत्री विदेशों में जाते थे उनके साथ अन्य राष्ट्राध्यक्ष कैसे ट्रीट करते थे, और अभी मोदी साहब जब से बने हैं तब से लेकर ट्रीटमेंट में क्या बदलाव आया इस व्यक्ति को नहीं दिखाई दे रहा है। इसको सिर्फ आरोप प्रत्यारोप से मतलब है। इस व्यक्ति के मानसिक दिवालियापन को क्या ही कहा जाए। अब चर्चा करते हैं इसके अगले आरोप की। इस व्यक्ति के द्वारा आरोप यह लगाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री की योजना के द्वारा 81 करोड़ लोगों को राशन बांटा जा रहा है, इसकी क्या जरूरत है? अरे भाई तुम कौन सा समाज सुधारक हो? अपनी फैकल्टी चला रहे हो, अपना काम देखो। और बहुत अगर राजनीतिक हो तो यहाँ ग्राउंड में उतर के और राजनीति में अपनी दखल दो, केजरीवाल साहब की तरह करके। इस व्यक्ति को यह भी नहीं पता है कि भारत के अंदर गरीबों की संख्या कितनी है। इस आरोप से यही स्पष्ट होता है, यह इतना बौद्धिक है। यदि आंकड़ों की बात की जाए तो भारत के अंदर लगभग इतने ही गरीब व्यक्ति हैं। तो यदि गरीब व्यक्तियों को राशन बांट रही है गवर्नमेंट, तो उसमें क्या बुराई है? जब से मोदी साहब बने हैं तब से तो पता नहीं क्या क्या दुनिया भर के जिन देशों को भी जरूरत उनको भी बांटा जा रहा है, फिर यहाँ अपनी जनता के लिए नहीं बांटेंगे ऐसा बोलकर ये ध्रुव राठी नाम का व्यक्ति पता नहीं क्या साबित करना चाहता है। इसको आंकड़ों का भी ज्ञान है नहीं। फैकल्टी मेंबर, बहुत बड़ा फैकल्टी मेंबर। कौन सा फैकल्टी मेंबर भाई?
तो ये नहीं पता है कि 81 करोड़ के लगभग ही गरीब लोग हैं भारत के अंदर जिनको राशन वितरित किया जा रहा है। सिर्फ जनता को भड़काना उद्देश्य है इस व्यक्ति का। इस सब प्रकरण में पहला तो यह तथ्य था जो मैंने बताया अभी। उसके बाद में किसी मंत्री को, किसी नेता को, किसी अफसर को, किसी विपक्ष राजनीतिक व्यक्ति को इस बात में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यह व्यक्ति तो उन सबसे भी बड़ा ब्रिलियंट है। इसको तो पूरे दुनिया का ज्ञान हो गया है, एक इंस्टीट्यूट चला करके या इस चीज़ के ऊपर ज्ञान फैल रहा है बैठ के वहाँ से आराम से। जनता को भड़काना है ना, तो जनता को भड़काने के नाम पे उलझुल तथ्य पेश किए जाएंगे तभी होगा काम ना। यह बहुत बड़ा धर्मराज है जो इसे राष्ट्र के रिसोर्सेज बांटे जा रहे हैं ऐसी चिंता। और भाई किसको बांटे जा रहे हैं? रोहिंग्या को बांटे जा रहे हैं। विपक्ष के अंदर शामिल कितने घटक दल हैं और कितने राजनीतिज्ञ लोग हैं जो यहाँ पर रोहिंग्या को बसाने के लिए और उनको सब सुविधाएं दिलाने के लिए पूर्ण प्रयास कर रहे हैं। तो मोदी साहब तो अपने देश की जनता को ही राशन बांट रहे हैं, इसमें क्या गलत है? यह सब बात भी हम जनता ने विचार करनी चाहिए। अब इस व्यक्ति के मानसिक दिवालियापन की हालत सोचो। इस व्यक्ति को इतना बड़ा नॉलेज है, सर्वज्ञता है या कि इस व्यक्ति ने सरकार, मोदी साहब, कोर्ट, जज, अधिकारी, मंत्री, विभाग और यहाँ तक कि हम जनता के ऊपर भी आरोप लगा रहा है। किसी को भी नहीं छोड़ रहा है व्यक्ति, जनता पर भी आरोप लगा रहा है कि हम लोग तानाशाही में मोदी साहब का साथ दे रहे हैं। क्या यही सत्य है? और तो और जो व्यक्ति सब संस्थाओं के ऊपर, जजों के ऊपर, मंत्रियों के ऊपर, अफसरों के ऊपर, आम जनता के ऊपर आरोप लगा रहा है इस सोशल मीडिया पर बैठ करके, वही व्यक्ति यह बात कर रहा है कि सोशल मीडिया को प्रतिबंधित करने की कोशिश की जा रही है मोदी सरकार के द्वारा। इसमें तथ्य है कि भाई तुम बहुत छोटी सी चीज हो, कुछ भी नहीं हो सरकार के सामने। जो सरकार गूगल के द्वारा बैन किए गए 60 ऐप को थोड़ी ही देर में रिस्टोर करवा सकती है, उसको या तुम्हारा वीडियो हटवाने के लिए कितनी देर लगेगी? और इसके पहले YouTube को बोल करके सरकार ने एक वीडियो को हटवाया हुआ भी है, पता करके देख लो। फैकल्टी मेंबर बहुत बना घूम रहे वहाँ। इस प्रकरण को भी पता करके देख लेना किस वीडियो को हटवाया था सरकार ने और YouTube ने कैसे हटाया था। तुम ये जो इतना भाव करा है ना यह व्यक्ति, इसके अंदर राज है बहुत सारे। पूरे भारत के अंदर क्या यही व्यक्ति फैकल्टी चला रहा है? यही व्यक्ति सबसे बुद्धिमान है। तो जब सरकार ऐप रिस्टोर करवा सकती है, वीडियो को बंद करवा सकती है, तो तुम्हारे वीडियो को भी बंद करवा सकती है और तुमको पता भी नहीं लगेगा क्यों नहीं जा रहा मेरा वीडियो यूट्यूब में सर्च में। बाद में ही पता लगेगा क्या हो रहा। हम सब पब्लिक के लोग मूर्ख नहीं हैं, हमें भी सब दिखाई देता है। न सरकार पहले की तरह है कि तथ्य बाहर नहीं आने देगी, जैसा पिछली सरकारें करती आई थी। कोई भी तथ्य उजागर ही नहीं होने देंगे, जनता को कुछ पता ही नहीं लगने देंगे। ऐसा कोई सिस्टम ही लेकर के नहीं आएंगे। तो यहाँ सोशल मीडिया लाने का भी श्रेय मोदी साहब को ही जाता है और जो उन्नति हो रही है उसका श्रेय भी मोदी सरकार का ही माना जाना चाहिए। तो यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहूँगा, मैं भी पब्लिक का आदमी हूँ, मैं कोई मीडिया का आदमी नहीं हूँ और बहुत बड़ा बौद्धिक स्तर का भी आदमी अपने आप को मैं नहीं समझता हूँ। हमारी गिनती भी कहीं नहीं होगी ऐसा समझता हूँ। लेकिन फिर भी हम इतने मूर्ख नहीं हैं कि यदि कोई व्यक्ति भौंक भौंक करके सोशल मीडिया के ऊपर प्रोपोगंडा मचाएगा तो उस प्रोपोगंडा से हम पब्लिक लोग भ्रमित हो जाएंगे। ऐसा विचार यदि है तो अपने मन से इस व्यक्ति को निकाल देना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के, चाहे वह राजनीतिक हो, चाहे वह बौद्धिक हो या कोई भी हो, उसके फ्रस्ट्रेशन से हम जनता को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ पर राइट विंगर्स की बहुत बड़ी संख्या है जो सभी एकत्रित हो गए हैं। अब इन राइट विंगर्स को तोड़ना बहुत ही मुश्किल कार्य है। जब इकट्ठे नहीं थे तब की बातें अलग थी। अभी किसी के भौंकने से, किसी के हल्ला मचाने से, प्रोपोगंडा करने से, विदेशों से फंड इकट्ठा करने से किसी भी चीज़ से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। अंत में मैं ये कहूँगा, जो देश में चल रहा है ऑल इज वेल, भ्रष्टाचारियों को लंबी लंबी जेल। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।